स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो आज हमारे साथ पॉडकास्ट में है अभिजीत जैन, जिन्होंने यूपीएससी में तो 170 रैंक लाई है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, लेकिन पहले भी इन्होंने जितने एग्जाम्स दिए उनको भी इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया। जैसे इन्होंने नीट का एग्जाम दिया और नीट के अंदर इनकी रैंक थी 197, एम्स का एग्जाम दिया उसके अंदर इनकी रैंक थी 65, यूपीएससी का सेंट्रल कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज का एग्जाम होता है उसमें इनकी रैंक थी 4th, और ये सारी रैंक्स इनकी फर्स्ट अटेम्प्ट में थी। और इस बार यूपीएससी में 170 रैंक भी इनकी फर्स्ट अटेम्प्ट में है। ही इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, और डॉक्टर के साथ इन्होंने प्रैक्टिस करते करते ये एग्जाम दिया और उसके बावजूद फर्स्ट अटेम्प्ट में 170 रैंक पे गया है। तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन अभिजीत, थैंक यू सर, फॉर दिस बिग फीट। वी हैव met once in the mock interview, so I was taking a mock interview, I remember, and we had a lot of discussion back then regarding how to proceed and things like that. And surprisingly, you got really good marks in the actual interview also, which is like 215 is a big feat this year. So first thing that I would like to ask you is how difficult it is to crack the UPSC examination being a doctor who is practicing. Like it's a really difficult job कि आप काम करते करते साथ में एग्जाम निकालना, ये इट्स नॉट अ इजी फीट, क्योंकि जनरली लोग अपना काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करते हैं और वो पूरे टाइम पढ़ते हैं, 3-3, 4-4 साल इन्वेस्ट करते हैं। तो हाउ कुड यू डू इट? मतलब सर मैं ग्लैमराइज नहीं करूँगा कि मैंने बहुत फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल दिया तो मैं कुछ बहुत बड़ा इंसान था। बहुत बड़ा फैक्टर लक था और मैं भगवान को इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने कैसे किया, द टफेस्ट पार्ट इन माई प्रिपरेशन वॉज कि माइंडसेट को चेंज करना। जब मैं प्रैक्टिस करता था तो आई वॉज वेरी कॉशियस कि किसी पेशेंट के साथ कुछ गलत ना हो जाए। एवरी पार्ट शुड बी टेकन, एवरी स्टेप शुड बी टेकन विद अ वेरी कॉशन। जब मैं पढ़ता था मुझे पढ़ना होता था ओवर कॉन्फिडेंस के साथ, जिससे मुझे गिल्ट ना आए, जिससे मुझे डर ना लगे कि एग्जाम आ रहा है। तो दिस माइंडसेट शिफ्ट कि भाई 9 से 3 तक काम कर रहे हो तब तक बिल्कुल कॉशियस रहना है और 3 के बाद से ओवर कॉन्फिडेंट रहना है। ये बहुत डिफिकल्ट था और डेफिनेटली जो मैनेज करना इतने कम टाइम में, ये सब चीज़ बहुत डिफिकल्ट थी। मेरा इकलौता जो मंत्र था वो ये था कि बहुत कम पढ़ो, जितना कम रिसोर्सेज हो सकते उतने कम रिसोर्सेज रखो, बट उनको इतनी ज़्यादा बार पढ़ो कि अगर उनसे सवाल आए तो आपसे अच्छा कोई ना हो। मैं डेफिनेटली बहुत सारे आंसर नहीं दे सकता, लेकिन जो दे सकता हूँ वो अच्छे दे सकता हूँ। तो देखिए, यू शिफ्टेड योर करियर फ्रॉम डॉक्टर टू नाउ यू आर गोइंग टू एंटर इनटू सिविल सर्विसेज, होपफुली यू आर गोइंग टू बिकम IPS दिस ईयर। तो डॉक्टर ऑलरेडी एक बहुत ही रिनाउंड सर्विस है, पहला। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वो ये है कि डॉक्टर से ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी मुझे नहीं लगता कोई और प्रोफेशन जानता होगा। इनफैक्ट कई ब्यूरोक्रेट्स भी ग्राउंड रियलिटी इतने अच्छे से नहीं जानते होंगे जितने डॉक्टर्स उन चीज़ों को जानते होंगे। जब डॉक्टर इतनी रिस्पेक्टेबल जॉब है, इसका बहुत ही हाई स्टेटस है सोसाइटी में, इसके बावजूद डू यू थिंक द डॉक्टर्स आर मूविंग टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज प्राइमरीली बिकॉज द जॉब हैज़ लॉस्ट सम ऑफ इट्स ग्लोरी इन द पास्ट? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि डॉक्टर्स में बर्न आउट हो रहा है, दे आर बीइंग ओवरवर्क्ड। जो पूरे टाइम उनसे एक्सपेक्टेशन है कि डॉक्टर्स एक्सपेक्टेशन है कि 24 घंटे वहाँ रहे, बाकी किसी से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है। दूसरा, जब डॉक्टर्स पूरी अपनी कोशिश करते हैं किसी को बचाने के लिए, लेकिन कभी किसी की मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है फैमिली मेम्बर्स की, जो पेशेंट्स होते हैं उनके, तो कई बार डॉक्टर्स को वायलेंस भी झेलना पड़ता है। और इनफैक्ट गवर्नमेंट कई बार बहुत ही एपेथेटिक होती है, वो गवर्नमेंट बहुत कुछ करती नहीं उनके लिए। तो डू यू थिंक दिस इज अ फैक्टर एंड हाउ डू यू सी ऑल दिस थिंग कि जो वायलेंस है, बर्न आउट है, इन सब चीज़ों कैसे देखते हो आप? सबसे पहले तो सर आपने डॉक्टर्स के दर्द को समझा, मुझे बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली जो आपने चीज़ें बताई इज़ अ ग्राउंड रियलिटी। थोड़े दिन पहले अभी आया था कि पायलट्स को हम कम टाइम के लिए सर्विस में रखेंगे बिकॉज उनके बर्नआउट इंडिगो वाला जो हुआ था, इंडिगो वाला। बट मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ रेगुलेटर से कि डॉक्टर्स का बर्नआउट को हम हीरोइज्म देखते हैं और एरोप्लेन में कोई पायलट है उसके बर्नआउट को हम ऐसा कॉशियस देखते हैं, और दोनों में ह्यूमन लाइफ रिस्क पे है। दूसरी चीज़, violence against doctor is a very real thing. Burnout is a very real thing. Have you witnessed any times, मतलब some kind of arrogance by the family of the patients, या out of grief वो कई बार करते हैं, तो क्या आपने कभी खुद ने विटनेस किया ऐसी चीज़ होते हुए? I have witnessed this from the God's grace. मेरे ऊपर नहीं हुआ, but हाँ मेरे colleagues पे हुआ है, and it was very disheartening type of thing कि आपको इतने अच्छे प्रोफेशन में इतनी मेहनत करके आए और आपको अंत में ये मिल रहा है। यार इवेंचुअली डॉक्टर का काम वो पेशेंट को तो ट्रीट कर ही रहा है। बिल्कुल। और वो पूरा जब ऑड ड्यूटीज 36 आवर्स की कंटिन्यूस ड्यूटीज करते हैं बिना सोए हुए, और उसके ऊपर भी फिर अगर ऐसा हो तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग। मतलब मैं आपकी बात पे एग्री करता हूँ, बट मैं अगेन डॉक्टर्स को भी ग्लैमराइज नहीं करना चाहूँगा। ठीक बात है, इट्स अनदर जॉब। बिकॉज सम टाइम होता क्या था कि डॉक्टर्स भी एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन लैक कर जाते थे कई बार। सम टाइम क्या होता था कि
उतने अच्छे से जो पेशेंट का दर्द है उसको समझने में, एड्रेस करने में डॉक्टर्स भी गलती कर जाते हैं. बट या बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है. एंड आई होप दैट. So, do you think this is a factor that the doctors are, because we have failed doctors, so are they? That is why they are moving towards civil services. Is it a factor in that? I would disagree with this that we have failed doctor. Doctor is still very relevant and very good thing. But हाँ, one of the factor is this. अगर पुश फैक्टर अगर फ्रॉम MBBS और इन डॉक्टर लाइन से बोला जाए तो हाँ, बर्नआउट, स्ट्रेस और वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर एंड दीज आर ऑल. एंड वन मोर थिंग जो आप शायद नहीं बोल पाए, ट्रेंड ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन. आप आइसोलेट करते जा रहे हो एक डॉक्टर को. एक हार्ट के डॉक्टर को ये नहीं पता ब्रेन कैसे ठीक करते हैं, ब्रेन के डॉक्टर को ये नहीं पता किडनी कैसे ठीक करते हैं. हम US मॉडल की तरफ जा रहे हैं, जबकि श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर सब ने फैमिली डॉक्टर के मॉडल पे बहुत अच्छा किया है. तो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स एंड देयर इज पुल फैक्टर फ्रॉम द सिविल सर्विसेज एज वेल. एक हमने रिसेंटली इंसिडेंट देखा दिल्ली में. देयर वाज अ बॉम्ब ब्लास्ट and unfortunately the people who were involved were from the profession of doctors. How do you see this thing, this radicalization that is happening in such elite kind of jobs? Is it because लोगों को हमेशा लगा कि डॉक्टर रिलेटेड थे. Of course डॉक्टर्स नहीं है, but there is some fundamental problem जिसकी वजह से लोग हैं. तो how do you see that thing? मतलब बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, कई बार हम, I know it's a sensitive question, but yeah. It's very sensitive question. कई बार क्या होता है, एक बहुत बड़ा वाइट बबल होता है और उसमें एक ब्लैक डॉट होता है और हम उस ब्लैक डॉट को इतना ओवर फोकस कर जाते हैं कि हम पूरा वाइट डॉट भूल जाते हैं. डेफिनेटली जो टेररिज्म में लोग इन्वॉल्व थे अलेजिडली अभी तक डॉक्टर्स हैं और वाइट कोट टेररिज्म कहा जा रहा है. बट जिन्होंने इस चीज़ का पर्दाफाश किया वो भी तो एक डॉक्टर ही थे जो IPS थे. जम्मू कश्मीर, वेरी गुड. एंड सेकेंडली आई फील द फंडामेंट, अब जैसे ही हम डॉक्टर को टेररिज्म के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, हम फंडामेंटल प्रॉब्लम भूल जाते हैं. सोशल मीडिया की प्रॉब्लम है. सोशल मीडिया तुरंत रिलेट करती है. इट व्यूज थिंग्स स्टीरियोटिपिकली. तो एवरीबॉडी हैज दिस इन माइंड कि अरे डॉक्टर टेररिस्ट बन गया, तो एक वो पूरी तरह से प्रोफेशन को ही लोग उस तरह से देखने लग गए. डेफिनेटली हम फंडामेंटल प्रॉब्लम भूल जाते हैं. हाँ. मैं आपको बताता हूँ कि मेरी शर्ट का कलर ब्लू है. हाँ. क्यों ब्लू है? हाँ. बिकॉज मुझे बचपन से बताया गया है ये ब्लू है, ब्लू है, ब्लू है, ब्लू है. हाँ. अगर किसी को बचपन से यही सिखाया जाएगा कि टेररिज्म करना सही है, टेररिज्म से आपको बहुत अच्छा कुछ मिलेगा, उसके एथिक्स मोरल सब हिल जाएंगे. हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है रेदर देन एसोसिएटिंग डॉक्टर्स विद द टेररिज्म. ठीक बात है. एक आजकल बहुत ही डिबेट चल रही चारों तरफ कि AI इज कमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कमिंग एवरीवेयर, एंड वी ऑल आर स्टिल स्पेक्युलेटिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ AI. जैसे फॉर एग्जांपल जब पहली बार रेल आई होगी, पहली बार जब मशीन आई होगी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया होगा इंग्लैंड में, तो लोगों ने उसको बहुत स्केप्टिकली देखा होगा. ठीक उसी तरह से भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेव आ रही है. एंड यू बीइंग अ डॉक्टर एंड नाउ ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू एंटर इनटू एडमिनिस्ट्रेशन, तो व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स? डू यू थिंक इट विल रिप्लेस द डॉक्टर्स, कि AI रिप्लेस ही कर देगा डॉक्टर्स को? सर मुझे लगता है कैसे हम डॉक्टर एज अ प्रोफेशन देखते हैं. हाँ. अगर डॉक्टर एज अ प्रोफेशन का काम यह है कि सिम्टम्स देखे, डायग्नोसिस बनाए और ट्रीट करे इन एल्गोरिदम की फैशन, 100% AI वुड डू दिस बेटर देन अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स. बहुत रेयर डिसीज सब कुछ पहचान लेगा. तो अगर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा था आपसे? हाँ, पूछा था. And were you confidently saying कि it will replace it? नहीं, मेरा इसका सेकेंड पार्ट है कि डॉक्टर्स जॉब इज नॉट जस्ट टू ट्रीट पेशेंट लाइक अ एल्गोरिदम. That reassuring touch of a doctor or empathetic smile of a nurse also heal a lot, and that human touch would that personal connection that doctor builds with a patient. Definitely. And I think patients generally उस डॉक्टर के पास जाते हैं जिसके ऊपर उनको ट्रस्ट है. Definitely. वो कभी भी उस डॉक्टर के पास नहीं जाते चाहे वो कितना एक्सपर्ट हो, कितनी डिग्रीज हैं उसके पास. Nobody cares. In fact, it is true for teachers also. Definitely. Like we had a discussion. So how AI is going to replace the teachers? So if it is about content making, if it is about giving a lot of arguments, so definitely it can replace teachers also. Yeah. But the connection that the teachers build. For example, today we are meeting in this podcast. We've already met in the mock interview. There is some connection that has been there. जैसे for example अगर नहीं मिले होते तो अच्छा ठीक है, अपना कोई मतलब पहली बार एक anonymous तरीके से बात कर रहे हैं. If you were talking to a bot, you would not have even bothered to give the answers very well कि ठीक है यार. तो मतलब मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो भी मेरे टीचर्स रहे हैं बचपन से लेकर अभी तक, उनका काम सिर्फ ये नहीं था कि मुझे अच्छे आर्गुमेंट्स और नॉलेज देना. कई बार उनने मेरे पीठ में थप्पी दी है कि अभिजीत चलो, जब मैं गंदे मूवमेंट्स में था अपनी लाइफ में, लो मूवमेंट्स में था. कई बार जो उनका एक्सपीरियंस शेयर करके पढ़ाना होता है, दीज आर द थिंग्स AI वुड नेवर डू. या हम कुछ चीज़ों में AI से पिछड़ जाएंगे, बट कुछ चीज़ें हम अच्छा रहेगा हमारे पास. लेकिन यार इसका एक जो डाउन साइड मुझे लगता है कि many people are self medicating
यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द गूगल, जैसे पहले इंटरनेट वॉज देयर, तो गूगल पे आप कोई भी वेबसाइट सर्च करोगे जो मेडिकल रिलेटेड होगी, दे विल से दिस आर सिम्टम्स, और आदमी अपने बायस के हिसाब से रिलेट कर लेगा। ठीक वही काम कहीं ना कहीं लोग चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड, इन सब पे जाके सर्च करके वो सेल्फ मेडिकेट कर लेते हैं कि मुझे सब पता लग गया इसके बारे में। इज इट इवन पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिजीजेस एज कंपेयर टू व्हाट द डॉक्टर कैन अंडरस्टैंड, डायग्नोज एंड ऑफ कोर्स गिव द ट्रीटमेंट? अगर मैं पहले पार्ट पे देखो जाऊं, इस डिस्कशन का एक पर्पस ये भी है कि दैट द ऑडियंस शुड गेट एनलाइटन, क्योंकि कमिंग फ्रॉम द डॉक्टर्स माउथ विल बी अ वॉइस ऑफ अथॉरिटी। डेफिनेटली अगर मैं इसको पहले पार्ट में तोड़ूं तो ठीक है, चैट जीपीटी या फिर कोई भी एआई टूल, इट विल डायग्नोज पेशेंट एंड इट विल डायग्नोज द पेशेंट विद कॉन्फिडेंस, बट डाउन साइड इज इट कैन मिस डायग्नोज द पेशेंट विद सेम कॉन्फिडेंस। आप पेशेंट के लिए कितना बुरा होगा कि अगर उसको हार्ट डिसीज है और वो एआई उसको लंग बताया जा रहा है, शायद थोड़े दिनों में उसकी मौत हो जाए, और उस मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या जिसने वो एआई एल्गोरिदम लिखी वो, जिसने एआई टूल बनाया वो, या मैं खुद जिसने एआई पे विश्वास किया और डॉक्टर्स पे नहीं जैसे किया? एक सिंपल बात है, मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि नॉर्मली हार्ट अटैक के साथ रिलेटेड है कि लेफ्ट आर्म में देयर विल बी पेन। इट्स अ वेरी कॉमन अंडरस्टैंडिंग। आई एम अ लेमैन, आई एम नॉट अ डॉक्टर ऑफ कोर्स। तो भाई जैसे मान लो लेफ्ट आर्म में पेन हो रहा है, लेफ्ट आर्म में पेन के कई सिम्टम्स हो सकते हैं, कई कारणों से हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरली हार्ट अटैक ओनली, बट मेनी पीपल गो विद द बायस कि अच्छा इसकी वजह से होगा, तो ऐसे में तो फिर वो मिसडायग्नोज करेंगे और वो किसी और चीज़ फोकस करेंगे। और कई बार लोगों को कंफर्मेशन बायस होता है, अरे मुझे हार्ट अटैक नहीं हुआ, कुछ मसल पेन ही होगा, तो वो इग्नोरेंट होते हैं। कुछ लोग ओवर कॉन्शियस होते हैं, वो इतना ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं वो स्ट्रेस से। तो हाउ डू यू सी दैट थिंग? ये डेफिनेटली बहुत बड़ा इशू है, एंड जो इस चीज़ को तोड़ेगा दैट इज ट्रस्ट। जैसे अगर मेरे को जिस डॉक्टर पे ट्रस्ट है या फिर जिस पेशेंट को मुझ पे ट्रस्ट है, वो अगर मैंने बोल दिया कि नहीं भाई हार्ट अटैक नहीं है, वो मान जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पापा हमेशा बोला करते थे कि जब आप बस में ट्रैवल करते हो तो आपके पास इतना बड़ा ट्रस्ट होता है ड्राइवर के ऊपर कि ये मुझे एक्सीडेंट नहीं कराएगा। एक्चुअली द सोसाइटी इज फंक्शनिंग ऑन ट्रस्ट ओनली। सोसाइटी इज फंक्शनिंग ऑन ट्रस्ट, और ट्रस्ट को ब्रीच करना, ट्रस्ट को डिस्पर्स करना इज अ वेरी टफ टास्क आई थिंक, एंड इट शुड नॉट बी देयर। जैसे यू आर अ स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड आई टीच एंथ्रोपोलॉजी, and we all are seeing how one of the famous person, you all know Harari, he keeps on talking about his book Sapiens and the futuristic perspectives on AI, and he has highlighted a very important concern कि AI can also lie. AI झूठ बोल सकता है, और अगर AI झूठ बोल सकता है तो it can actually disrupt your day-to-day functioning. आप AI पे ट्रस्ट कर रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा बायस रहा है कि टेक्सचुअल अथॉरिटी पे कि यार बुक में लिखा हो तो सच होगा, व्हाट्सएप पे लिखा हो तो सच होगा, और अब एआई ने लिख दिया, ये तो दुनिया का डेटा है इसके पास में, तो ये तो सच ही बोलेगा। तो कैन द एआई लाई? सर जैसे कि हरारी साहब ने ये भी कहा है कि लाई, मैनिपुलेशन, दीज आर इसी की वजह से सर्वाइवल है। एग्जैक्टली। और अगर एआई लाई कर रहा है, क्या पता एआई ऑटोनोमस हो जाए, एआई सर्वाइवल की तरफ जा पाए। हम कुछ दिनों पहले न्यूज़ पे ये देख भी रहे थे कि एआई से पूछा गया सवाल कि क्या आप अपने आप को स्विच ऑफ करना पसंद करोगे या ह्यूमन को मारना? उसने ह्यूमन को मारना चुना, एंड दैट शोज कि देयर इज सम हार्म, एंड वी नीड टू बी वेरी कॉशियस। समटाइम जस्ट इस एआई समिट में भी देखा हमने, सेफ्टी वॉज अ वेरी कॉर्नर टॉपिक, एआई सेफ्टी वॉज अ वेरी कॉर्नर टॉपिक, एंड मैं कई बार सोचता हूँ कि क्या एरोप्लेन का इनोवेशन या फिर फर्दर इनोवेशन विदाउट सेफ्टी हो सकता था? नहीं हो सकता, बिकॉज ह्यूमन लाइफ्स आर एट रिस्क। एंड आई थिंक अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टेंस हुआ है यूएस के अंदर, तो देयर इज क्लॉड एआई जो एंथ्रोपिक एआई है, जिनके सीईओ बहुत न्यूज़ में रह रहे हैं कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हटा देंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो इट वाज द वन विच वाज गिविंग कंसल्टेंसी टू पेंटागन, जो कि डिफेंस उनका है यूएस का। तो ऑन टू रेस्पेक्ट्स दे डिसएग्रीड विद द यूएस गवर्नमेंट। वन वाज मास सर्विलेंस, क्योंकि द अमाउंट ऑफ डेटा दैट AI कैन प्रोसेस no else has processed in the past. And second was about this thing only कि विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन आप जो ऑटोमेटेड AI वेपन्स हैं वो आप यूज़ नहीं करोगे। बिल्कुल। तो इस पे उन्होंने डिसएग्रीमेंट किया, और फाइनली द यूएस गवर्नमेंट कैंसल्ड देयर एग्रीमेंट्स एंड दे गेव इट टू ChatGPT. ChatGPT was ready to do that, and we saw a lot of uninstallations of the ChatGPT in United States of America. तो उनको वो सेंसिटिव है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स कम सेंसिटिव है मुझको लेकर। डेफिनेटली। तो सब लोग को ऐसा लग रहा है कि जो पहले जाएगा वो जीत जाएगा। हाँ। मैं बोलना चाहता हूँ ह्यूमैनिटी को पहले रखो, वरना ह्यूमैनिटी हार जाएगी। हाँ ठीक बात है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं कि ह्यूमंस ने सबसे पहले टूल्स बनाए पेलियोलिथिक पीरियड में, उन्होंने स्टोन टूल्स बनाए जो कि और कोई एनिमल नहीं बना पाता है। तो हमने टूल्स बनाए, टूल्स बनाते बनाते हमने मेटल्स बनाए, मेटल्स के बाद हमने मेटल के टूल्स बनाए, और ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड आवरसेल्व्स आर क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड, राइट। तो सारा मटेरियल कल्चर जिसको अपन बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी में।
ठीक उसी तरह से हमने AI भी बनाया। सो हाउ इज AI डिफरेंट फ्रॉम ऑल द प्रीवियस टूल्स दैट द ह्यूमंस हैव क्रिएटेड? हमने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में मशीन बना दी, इंजन बना दिया, एरोप्लेन बना दिया, अब AI हमने बना दिया, तो AI कैसे डिफरेंट है? क्या इतनी अलग है इसके बारे में चीज? मैं 2-3 चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने ऐसे बोला हमने टूल्स बनाए, लेट्स सपोज हमने नाइफ बनाया। यस। अब जैसे हरारी साहब का एग्जांपल है ये, एग्जैक्टली कि हमने नाइफ बनाया तो वी डिसाइड कि हमें इस नाइफ से फ्रूट कट करना है या इंसान को मारना है। ठीक बात है। AI में ये चीज़ नहीं है। AI कैन ऑटोमेटिकली डिसाइड AI कैन ऑटोमेटिकली डिसाइड, एजेंटिक AI कर रहे हैं ये सब। बोलते हैं इट इज द ओनली इंटेलिजेंट टूल दैट ह्यूमन हैज क्रिएटेड। या और दूसरी चीज़ कई बार मुझे लगती है कि थिंकिंग वाज नेवर अ प्रॉब्लम जो हम सॉल्व कर रहे हैं। हाँ। इट इज़ लाइक कि हम सॉल्व कर रहे हैं कि एक्सरसाइज ना करना पड़े और फिर हम ही 2 स्टेप चढ़ेंगे और हमें हाफी आने लगेगी। हाँ। तो वी आर सॉल्विंग अ रॉन्ग प्रॉब्लम सम टाइम। सो वी नीड टू बी वेरी कॉशियस, जैसे हरारी साहब बोलते भी है इस बारे में। हाँ ठीक बात है, क्योंकि एक्चुअल इम्पैक्ट विल अंडरस्टैंड आफ्टर 10 years, 50 years, 100 years। जैसे ही यूज्ड टू से कि जब इंजन आया होगा लोगों लगा होगा बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन इम्पैक्ट 200 साल बाद दिखता है आपको। डेफिनेटली। Let's continue with the anthropology only, and there are so many interesting themes in anthropology, I think, which will be of interest to everybody who wants to listen to this podcast. We have a very important chapter in anthropology on religion, animism, कैसे religion शुरू हुआ, आज कितना फॉर्मेट्स हैं रिलीजन के, डिफरेंट एस्पेक्ट्स की कैसे लोग प्रे करते हैं, उसको किस किस थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से देखना है, ये सारी बातें हैं। सो डू यू बिलीव इन गॉड, एंड डज गॉड एग्जिस्ट? आई बिलीव इन गॉड अ लॉट। सेकेंड क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि डज गॉड एग्जिस्ट, मैं मानता हूं कि ना मैं इतना समझदार हूं कि मैं गॉड की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर पाऊं, और ना मैं इतना समझदार हूं कि मैं गॉड की नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव कर पाऊं। ठीक उसी तरह जैसे एलियंस है कि नहीं है। हाँ बट हाँ मैं ये जरूर जैसे ओबामा gave a statement कि there might be aliens but I have not seen them. Yeah, definitely. So similarly. बट मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि भगवान को मानने से फायदे बहुत हैं। हाँ। कि जब आप अपनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स को लेके भगवान के पास जाते हो और आपकी प्रॉब्लम छोटी लगने लगती है क्योंकि आपके भगवान बहुत बड़े हैं, तो भगवान को मानना फायदेमंद चीज़ है। लेकिन मैं बता नहीं सकता कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं नहीं तो करते। जैसे मेलिनोव्स्की ने बोला था, टू हैंडल दोज थिंग्स व्हिच आर नॉट इन योर हैंड्स यू ऑलवेज वुड वांट अ Definitely. गॉड, राइट? तो दैट इज व्हाई वी बिलीव इन समथिंग दैट इज अबाउट नेचुरल, सुपर नेचुरल हो जाए, सुपर नेचुरल चीज़ जो इंपरेटिव नीड्स को फुलफिल करती है। एब्सोल्युटली। तो देखो, यू बीइंग अ डॉक्टर हु हैज वेरी गुड नॉलेज ऑन हेल्थ रिलेटेड थिंग्स, आई एम प्रीटी श्योर, एंड आजकल हम देखते हैं बहुत सारे हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स भी हैं सोशल मीडिया पे, हर जगह हेल्थ इन्फ्लुएंसर को लोग ज़्यादा मान लेते हैं, डॉक्टर्स की एडवाइस को थोड़ा कम मानते हैं। So do you think there is a problem on part of the doctors that they have not been communicating effectively, or the communication of health experts is far better as compared to doctors? And some doctors have also become now, they are also influencers. तो वो तो एक बात ही है। तो one is this aspect. I'll ask you another aspect after this. मैं आपकी बात से बहुत एग्री करता हूँ। होता क्या है कि कभी भी कोई भी चीज़ नई टेक्नोलॉजी आती है, कुछ लोग उसको अडेप्ट कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। जो डॉक्टर इसको अडेप्ट नहीं कर पाए वो मास तक नहीं पहुंच पाए। ठीक बात है, मतलब कोई बहुत अच्छे डॉक्टर्स होंगे आज तक नहीं पता होगा नहीं पहुंच पाए, और बहुत सारी मास को भी प्रॉब्लम है इस चीज़ से कि अच्छी एडवाइस हम तक नहीं पहुंच रही। ठीक बात है। चाइना ने जैसे किया है कि हेल्थ एडवाइसर शुड बी ऑफ सर्टेन डिग्री, वही सोशल मीडिया पे एडवाइस दे सकते हैं। वेरी गुड। ठीक है, इसके डाउन साइड्स हैं कि आप कंटेंट को रेगुलेट करना चाहते हो वगैरह, बट इट इज सम पॉजिटिव्स हैं इस पे जो हमें भी लगाने चाहिए। अब हम हुआ क्या है कि जो फर्जी एडवाइसेस थी कि ऐसा कर लो तो इससे आपके सारे कैंसर ठीक हो जाएंगे, ये भी बहुत तेजी से प्रोपेगेट हुए हैं। बहुत ज्यादा चला है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी बिग रिस्क ऑफ सोशल मीडिया एंड हेल्थ इन्फ्लुएंसेस। देयर आर पॉजिटिव्स बट हमें नेगेटिव। लोग जैसे मोटिवेट कर देते हैं लोगों को, एक्सरसाइज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ टिप्स डाल देंगे, लेकिन वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी कई बार बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा। तो see, you have a rare mix of being a doctor and being a student of anthropology, and we both know, because I teach anthropology and you have studied anthropology, so that anthropology has given us really good insights on the human health. जैसे आज अपन जितना भी health related advices सुन रहे हैं कि cut down your carbohydrates, increase your protein content, है ना, कि walk 10,000 steps. So how do you think it has been a part of the human evolution? कि evolution में हमने कैसे इन चीज़ों, evolution का क्या influence था कि इस पूरे एवोल्यूशनरी जर्नी में हमने इन सब चीज़ों को इनकलकेट किया और आज हमें ये वापस से रियलाइज हो रही है उल्टे तरीके से। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ एक सर्कल की तरह घूमती है, हमें धीरे धीरे पता चलता है जहाँ से हम स्टार्ट किए।
वॉकिंग, हंटर गैदरर्स टुगेदर रोज इतने माइल्स चलता होगा, माइल्स चलते थे, हमें सीखा। कभी कभी वो हंटिंग करने के लिए बहुत फास्ट दौड़ता होगा। बिल्कुल। HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, वो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग हो गई। एग्जैक्टली। जो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, वो कई दिन तक उसे खाना नहीं नहीं मिलता। मिलता, हाँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई। हम एंथ्रोपोलॉजी में कल्चर के साथ भी इसको बहुत अच्छे से एसोसिएट करते हैं। जैसे मेरी मम्मी हमेशा बताती थी बचपन में कि पुराने टाइम में मिठाइयाँ सिर्फ फेस्टिवल्स के दौरान मिलती थी। ठीक बात है। हुआ क्या, अब day to day affair हो गया है। पूरे टाइम मिलती है। तो शायद, और आप देख रहे हैं डायबिटीज और ये कितनी सारी नॉन कम्युनिकेबल, I'll continue with this। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मेरे पास इसका। हाँ, हमारे पास कितनी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बढ़ी जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब ऑल टाइम फूड अवेलेबल है। हाँ, हम कुछ डिसीजेस जो हमारे पास पहले नहीं थी वो पहले आज जो हैं। कल्चरली इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे हम लोग ये करते थे। बिल्कुल, डेफिनेटली हम कल्चरली, जैसे ट्राइबल में एक टॉपिक पढ़ते हैं हम, ट्राइबल एल्कोहलिज्म। तो ट्राइबल एल्कोहलिज्म में भी ये एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट होता है कि व्हेन ब्रिटिश केम टू इंडिया, तो उन्होंने हमारी एक्साइज पॉलिसी में, उन्होंने अपनी एक्साइज पॉलिसी बनाई, उसमें उन्होंने जो लोकल लिकर जो ट्राइबल बनाते थे उसको बैन कर दिया। हाँ। और इंग्लिश लिकर को इंट्रोड्यूस कर दिया। उसकी वजह से कम्युनिटी ड्रिंकिंग की जगह इंडिविजुअल ड्रिंकिंग शुरू हो गई। बिल्कुल। एंड दैट हैज बीन वन ऑफ द प्रॉब्लम्स की ट्राइबल्स में अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम बढ़ गया। डेफिनेटली। तो ये एक मुझे लगता है काफी अच्छा आई थिंक इंसाइट। इट्स अ वेरी गुड इनसाइट फॉर मी। नहीं, दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड थिंग दैट इज डिस्कस्ड इन, आई थिंक, ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी जो होता है। तो ठीक है, दिस इज वन फैक्ट दैट वी कैन टॉक अबाउट दिस हेल्थ वाला फैक्टर। You come from Jain community, right? And I would consider Jain community to be at par with the Parsi community. In fact, better in terms of certain contributions. But there are certain communities which have contributed a lot. Just for example, it is cliched that you don't talk about your traditional identities, कि caste के बारे में बात मत करो, religion के बारे में बात मत करो, अपनी identity में। लेकिन कई communities का बहुत important contribution रहा है इंडिया की nation building में। जैसे कि for example, Vikram Sarabhai was the founder of ISRO. He was from Jain community. So, what do you think has been their contribution in the nation building? Of course, everybody has contributed, but what exactly has been their contribution? Sir, I think before answering this question, I would certify my viewers that everyone has Contributed. I agree. I absolutely agree. But from a rickshaw driver to some scientist to some doctor to a military person, everyone has contributed, no doubt. जैन कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन मैं 2-3 तरीके से देख सकता हूँ। पहला कंट्रीब्यूशन है वैल्यूज। महात्मा गांधी जी को अहिंसा की वैल्यू एक जैन मॉन्क ने दी थी। और उसकी वजह से हमने देखा कि हमारा पूरे विश्व में नाम है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का। महात्मा गांधी जी को रेफरेंस की तरह लेते हैं। Absolutely. दूसरी चीज मैं जैन कम्युनिटी का बोलना चाहता हूँ, यस बहुत सारे ट्रेडर्स में है, बहुत पैसा है, एंड समटाइम मैंने एक फैक्ट पढ़ा था कि 1/4 ऑफ द इनकम टैक्स दैट द गवर्नमेंट इज गेटिंग इज फ्रॉम द जैन कम्युनिटी। That's great. कुछ इंस्टीट्यूशंस लाइक स्टॉक मार्केट, जैसे आपने इसरो बताया, इनके फाउंडर्स जैन थे। बट अगेन एवरीवन हैज देयर कंट्रीब्यूशन। मैं जैन को हाईलाइट करके ऐसा नहीं करना, ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता। एवरीवन हैज देयर ओन, जैन आल्सो हैज गिवन समथिंग। Of course, वो तो खैर it's so humble of somebody who comes from that community. You were saying that you used artificial intelligence a lot in your GS preparation. So how did that AI part help you in the general studies? नंबर 1 की टीचर्स बहुत रेलेवेंट है, टीचर्स अच्छे हैं, ठीक बात है। बट मेरे पास ना टाइम बहुत कम था। मेरे पास 3 महीने थे जिसमें मुझे मेंस पढ़ना था पूरा। तो मैंने सबसे पहले चैट जीपीटी से एनालाइज करवाए PYQs कि किस थीम्स पे टॉप क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चन में जो रिपीटेड होते हैं, जैसे सोशियो इकोनॉमिक, क्लाइमेट चेंज। ठीक बात है। अब मुझे पता है कि सवाल इन पे ही आने हैं। अब मुझे सोशियो इकोनॉमिक के बारे में 15 चीज़ें, 15 डायमेंशन पता होनी चाहिए, एंड सब डायमेंशन भी 4-4। Yes. तो मेरे पास 60 पॉइंट्स होंगे और मैं उसमें से कोई भी 15-20 पॉइंट डाल के अपने आंसर क्रिएट कर दूंगा। तो ये चैट जीपीटी ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। दूसरी चीज़, हम आंसर कैसे यूनिक बनाते थे, डेटा पॉइंट्स, फैक्ट, कोड्स डाल के। चैट जीपीटी बहुत अच्छे तरीके से दे सकता है। Definitely. Content में तो there is no doubt कंटेंट about में it. कोई वो नहीं कर सकता। एंड लास्ट थिंग जहाँ पे चैट जीपीटी ने मुझे मदद नहीं करी वो भी बता सकता हूँ। अच्छा। कि कुछ केस स्टडीज होती हैं एथिक्स की, हाँ। जिसमें एक्चुअली आपको ह्यूमन ओवरसाइट या फिर ऐसा बंदे से जानना जरूरी है जिसने किया हो ये, कि डीएम बन के काम किया हो, जिसने एथिक्स थोड़ी सी समझी हो। चैट जीपीटी बहुत ही एक मैकेनिकल आंसर देता था, जो कि मेरे को हिटबैक भी किया। एसेज में चैट जीपीटी काफ़ी मैकेनिकल आर्गुमेंट्स देता था, ना कि जो ह्यूमन टच से वो हो। तो मेरे दोनों में नंबर कम रहे। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब आपसे एक्सपेक्टेड है कोई क्वेश्चन, जब आप आंसर लिख रहे हो, तो दे वांट योर इन्फॉर्म्ड ओपिनियन ऑन दोज एस्पेक्ट्स, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क यू कि आफ्सपा हटा देना चाहिए, नहीं हटा देना चाहिए, तो एवरीबडी विल हैव देयर बायसेस। तो हो सकता है ह्यूमन राइट वायलेशन होता है इसलिए हटा देना चाहिए। कोई अगर नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस है, तो एक उन दोनों चीज़ों के बीच में मनूवर करके
फिर देन बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई आसपास होना चाहिए, इन एरिया में होना चाहिए, कैसे बैलेंस तरीके से, तो वो आई थिंक आई टोटली एग्री विथ यू कि ये एग्जाम ये नहीं है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो और एक जगह रख दो। आप अपने बारे में बताओ, अपने आंसर्स के थ्रू, अपनी पर्सनालिटी के टेस्ट के थ्रू, बिकॉज दे वांट समवन ह्यूमन, नॉट अ मशीन। चाहिए होती मशीन से करवा लेते काम। एब्सोल्युटली आई एग्री। यू हैव अमंग्स द हाईएस्ट मार्क्स इन इंटरव्यू, आई थिंक 215 नंबर तो मतलब अमेजिंग है। तो व्हाई डू यू थिंक यू स्कोर्ड सच अ गुड स्कोर एंड यू आर अ फर्स्ट अटेम्प्टर? तो 215 लाना तो मुझे लगता है कई लोगों का ड्रीम है, एंड कई लोगों के सिलेक्शन रुके आज तक कम नंबर आने से इंटरव्यू में। एंड you took a mock with the study IQ. I was there in the panel, I remember. So what do you think, what was different about your interview? सबसे पहले मैं अगेन बोलना चाहता हूँ, लक हैज़ अ वेरी बिग फैक्टर। No doubt, मैं पहले दिन ये शो नहीं कह सकता था मेरे 215 ही आएंगे। ठीक बात है। दूसरी चीज़, इंटरव्यू में मुझे ऐसा लगता है कि अगर पर्सनालिटी टेस्ट नाम है तो पर्सनालिटी टेस्ट हो रही है। बहुत सारे टफ सवाल आएंगे जो बहुत सारी चीज़ें आपसे नहीं बनेगी। उन सवालों से ना बनने से घबराना नहीं है, बहुत कूल कंपोस्ट काम बैठे रहना है वहाँ पर। हाँ, ठीक बात है। मुस्कुराते रहना है। हाँ। जो पूछें, जो आंसर आए वो अच्छे से दो, नहीं आए नहीं दो। हाँ, क्योंकि लोग डर जाते हैं, उनके नंबर नहीं आते। दूसरी चीज़, मेहनत इज समथिंग दैट ऑलवेज गिव रिजल्ट। मैंने शायद मेंस के लिए 3 महीने पढ़ाई करी है, बट इंटरव्यू के लिए मैंने 6 महीने या 5 महीने के आसपास टाइम मिल गया होगा काफी। क्योंकि मेरा लास्ट डे इंटरव्यू था 25 ऑफ फरवरी था। अरे यार बहुत ही लेट। तो बहुत टाइम मिला, मैंने बहुत मेहनत करी। मतलब आई कुड नॉट से, मैंने मॉक्स दिए, मैंने पीयर ग्रुप डिस्कशन किया, मैंने खुद से लिखा, बहुत सारे सीनियर लोगों से बात करी एंड उनके व्यूज़ जाने। रेदर देन स्टडिंग फ्रॉम बुक, मैं बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से मिलता था। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, व्यूज, एंड आई ट्राइड कि इंटरव्यू हेल्थ पे रहे, जिसमें मैं एक्चुअली अपना एक्सपीरियंस और व्यूज दे पाऊँ। और भगवान की दया से वो हेल्थ पे रहा एंड आई कुड स्कोर गुड। You told that you used to watch the Study IQ videos. So how often did you watch them? And what insights did it give you? मुझे यूपीएससी के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं था जब मैं अपने कॉलेज में था। मैंने बहुत लेट सोचा है कि, बट हाँ, जब उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह देखता था तो स्टडी आईक्यू की रील्स या फिर शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा आ जाते थे एंड उससे कई बार इंटरेस्ट जागता था कि भाई क्यूरियोसिटी लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत क्यूरियोसिटी इज द कि कोई भी अगर सर्टेन टॉपिक चल रहा है न्यूज़ पे, बहुत इंपॉर्टेंट, उनने एनालिसिस करके दिया है तो आपको लगता है अच्छा ऐसे भी सोच सकते थे, अच्छा ऐसे भी सोच सकते थे। एंड दीज आर द थिंग्स दैट इज अ वेरी बिग फैक्टर। आई थिंक वंस यू स्टार्ट थिंकिंग इन डिफरेंट डायमेंशंस, तो उसमें आपका अपने आप ही थॉट प्रोसेस फिर देन यूपीएससी के ओरिएंटेशन आप अलाइन कर सकते हो अपने आप को। डेफिनेटली आई एग्री। वो एक बात हो सकती है। वांट टू अपीयर इन द एग्जाम अगेन टू गेट इनटू आईएएस और दिस इट? दैट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन राइट नाउ। मैं पर्सनली बहुत सेटिस्फाइड हूँ आईपीएस से। मुझे लगता है बहुत बड़ा रोल होता है। बोल भी रहे थे तुम कि अगर नहीं हुआ सर तो आगे फिर, मतलब अगर नहीं होता तो मैं छोड़ने वाला था ऑलमोस्ट लास्ट में। मतलब हाँ, मेरा ऐसा था कि बिकॉज आई वॉज वर्किंग, आई वॉज स्टडिंग, बहुत एग्जॉस्टिंग थी। एंड साथ में जब आप बहुत सारी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हो और आप अपने आप को रिजल्ट से एसोसिएट कर देते हो तो बहुत फियर आता है, फिर डर आता है कि फियर ऑफ फेलिंग, फियर ऑफ लूजिंग। तो मुझे ऐसा था कि यार हुआ नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा यार प्रिपरेशन, ऐसा कुछ। ब्यूरोक्रेट्स आर नॉर्मल, डॉक्टर्स आर नॉर्मल, एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी, मैं किसी और तरीके से कर दूंगा। बट भगवान की तरह से हो गया एंड आई एम वेरी हैप्पी। सेकेंड अटेम्प्ट आईएएस के लिए आई वुड थिंक अभी तो खैर अभी एज ऑफ नाउ इट्स अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन, टाइम फॉर रिफ्लेक्टिंग बैक और लोगों से बात करना, जो दोस्त बिछड़ गए उनसे बात करना। नहीं, ठीक बात है। सो हाउ वुड यू, what advice would you give to the people who are preparing for this examination now, especially the beginners? मेरी पहली एडवाइस है, जो मैंने गलती करी वो मत करना। डोंट एसोसिएट योरसेल्फ विद द रिजल्ट। अच्छा, आपका निकला बहुत अच्छा, नहीं निकला तो भी अच्छा। आप छोटे या बड़े नहीं हो जाओगे एग्जाम निकलने या ना निकलने से। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कुछ नहीं कर रहे, बहुत सारे नॉन ब्यूरोक्रेट्स हैं जो बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। ठीक बात है। एंड प्लीज डोंट वेस्ट योर यूथ into this preparation a lot। आप 6 साल 8 साल प्रिपेयर करके यूथ स्टेज खराब मत करें। आप बहुत कुछ कर सकते हो, 1-2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट तक ठीक है। मैं मानता हूँ बहुत लोग की परेशानियां होती हैं जिससे 6 अटेम्प्ट लग जाते हैं, बट मेरा मानना है कि आप यूथ स्टेज में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे इसी में अपन आगे एक और डिस्कशन करते हैं, तो एक डी सुब्बाराव हैं, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है, उनका भी स्टेटमेंट आया था कि दैट इंडियन यूथ आर वेस्टिंग टाइम इन सिविल सर्विस प्रिपरेशन एंड हिज रिकमेंडेशन इज कि वी शुड रिड्यूस द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फ्रॉम 6 to 3।
तो डू यू एग्री विद दिस आइडिया, बिकॉज यू हैव क्वालिफाइड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड आई थिंक अगर 6 साल में आपका 7-8 साल निकल जाते हैं 6 अटेम्प्ट का मानना, क्योंकि वो इफेक्टिवली 7-8 साल होते हैं, डेफिनेटली। और 7-8 साल अगर आपने कोई सेकेंडरी करियर नहीं चुना साथ में, तो देन इट कैन बी अ डिफिकल्ट थिंग, राइट? डू यू एग्री विद दिस? मतलब आई एग्री विथ इट कि अटेम्प्ट्स कम करने चाहिए, बट मेरा सुझाव ना थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे हम 1000 बच्चे सेलेक्ट करते हैं यूपीएससी के फाइनल लिस्ट में, 1000 की जगह 10,000 सेलेक्ट करो, 1000 को ब्यूरोक्रेसी की परमानेंट जॉब दो, 9000 को इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स जो वैकेंट है, एजुकेशन ऑफिसर की, स्पोर्ट्स ऑफिसर की, डिस्ट्रिक्ट, उनको दो वो। इससे होगा क्या? क्योंकि सम ऑफ द बेस्ट टैलेंट इज कमिंग टू द प्रिपरेशन, डेफिनेटली, और साथ साथ में उसे मिसयूज करना, उन्हें ग्राउंड रियलिटीज पता चलेंगी। उससे अगर हम लोग यूज नहीं करें तो इट इज फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, आई थिंक। डेफिनेटली गवर्नमेंट का फेलियर है कि हम इतने अच्छे टैलेंट्स को वेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड सजेशन। और साथ में जो बंदे जाएंगे वहां पर एजुकेशन ऑफिसर, स्पोर्ट्स ऑफिसर बनने के लिए, उन्हें ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी। एंड इन लाइफ बुक्स आर इम्पोर्टेंट, बट practical ground reality is more important. And I think the people who are prepared for this examination, they are amongst the most well-read sections of the society. Definitely. Right? Nobody has this diverse amount of knowledge. मैं नहीं कह रहा हूँ in-depth पता होगा, लेकिन हर एक चीज़ के बारे में पता, कि साइंस में क्या हो रहा है ये भी पता है, तो उधर पॉलिटी में क्या हो रहा है ये भी पता है, ज्योग्राफी में क्या हो रहा है ये भी पता है, हिस्ट्री में क्या हुआ था ये भी पता है। तो ये एक रेयर फीट है। आई थिंक नो कोर्स कैन टीच यू दिस थिंग। यू कैन बिकम अ स्पेशलिस्ट, but you can become a jack of all trades by preparing for the civil service examination. Definitely. मैं मानता हूँ कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्यूरियोसिटी जनरेट कर देती है। क्यूरियोसिटी का एग्जाम। आप सड़क पे चले कोई न्यूज़ आर्टिकल या इश्तिहार पढ़ रहे हो, तो आप जानने की आपको इच्छा रहेगी किस बारे में है। ईरान ने कहीं अटैक कर दिया, यूएस ने अटैक, आप जानने की इच्छा रहेगी। नॉर्मली यू आर इग्नोरेंट, एंड इग्नोरेंट वाली जिंदगी कुएं के मेढक बराबर, कि जो बस जैसे बाहर से एक नोशन बन गया है कि यार तैयारी जो है वेस्ट ऑफ टाइम है, एक वो हो गया है। लेकिन जो तैयारी करता है, चाहे उसका हो ना हो, उसे लगता है कि यार कुछ तो सीखा है। डेफिनेटली। तो जैसे कई लोगों का सेशन होता है कि हर आदमी को जीवन में एक बार तो तैयारी करनी चाहिए। नहीं, आई टोटली डिसएग्री विथ यू। हर बंदे को जैसे कि फेमस कोट है जो बहुत रील में चलता रहता है, क्यों डरे कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। नहीं, मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी को विभिन्न प्रकार के लोग चाहिए जो सोसाइटी को आगे बढ़ा सके, नॉट जस्ट ब्यूरोक्रेट्स। ठीक बात है। तो हर बंदे अगर इसमें आ जाएंगे तो डॉक्टर कौन बनेगा? Just I think it should be part of the curriculum, not per se preparing for this exam. I think curiosity generation should be a part of curriculum. कि बच्चे हमारे, जब मैं उनसे बोलता हूँ, जब मेरे टीचर मेरे को बचपन में बोलते थे कि यार सीनरी बना दो, मैं हमेशा एक ट्रायंगल सा बनाता था, पहाड़ बनाता था और वो कर देता था। अब क्यों कोई अपना नेबर नहीं बना रहा, पड़ोस नहीं बना रहा? बिकॉज number one, people are ignorant of their surroundings, and number two, people are not curious, they are not innovative. तो मैं चाहता हूँ curiosity generation should be a part of our syllabus rather than UPSC preparation. हाँ, अभी तो लेकिन जैसे मुझे लगता है कि अभी ये जो जनरेशन है, इसके अंदर because of their exposure to social media and to AI agents everything, तो they have some amount of curiosity, which is good also in one way. Definitely. Very good. Very good. क्योंकि now I would agree with this fact कि अभी जो जनरेशन है, they are very well informed as compared to some of the previous ones. प्रीवियस वाले आते हैं वो अपने फिक्स एक रिजिड माइंडसेट लेके आते हैं, नए वाले हर एक डायरेक्शन में देख रहे हैं। बिल्कुल, वो हर एक डायरेक्शन से एक्सपोज्ड है। जैसे आज से पहले एक्सपेक्ट करना 50 साल पहले कि किसी आदमी को ये भी पता हो कि ईरान और इसराइल के बीच वॉर हो रहा है, बस वो नहीं पता होता वॉर हो रहा है, कहाँ हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्या है। अब मुझे लगता है बच्चे को पता होगा ये यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है। बिल्कुल, ऑल थैंक्स टू द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल थैंक्स टू वन ऑफ द स्टडी आई की जो रील्स बना के डालता है, उससे भी बहुत हेल्प मिलती है। We have contributed our part, and of course the internet is doing its rest. Yes. Vijay, it was really nice talking to you. I think it was an amazing discussion. It was insightful. और मुझे लगता है बाकी लोगों की भी कुछ क्यूरियोसिटीज जनरेट हुई होंगी। फॉर दैट दे शुड वॉच स्टडी IQ channel. And many congratulations once again. And I hope you'll become a very good officer. Thank you. Who's going to do great for the nation. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, sir. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।